नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना क्यों जरूरी है। और यदि करंट में बात करें तो भारत में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कमिटेड है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला करके ही रहेगी। तो आज हम एक एक करके बातें करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों जरूरी है। यदि हम बात करें अपने सिविल संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हैंड रिटन संविधान है। तो हम बात करेंगे क्या उस समय संविधान बनाने वालों के दिमाग में ये विचार नहीं आई कि हम शुरुआत में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दे या इस तरह का कानून बना करके अपने संविधान में डाल दे। यदि उस समय डाल देते अपने संविधान में इस तरीके का कानून, तो अभी देश में इस तरीके का चुनावी माहौल में विरोध और प्रतिरोध का मुद्दा ही उत्पन्न नहीं होता। तो हम इस सभी बातों पे डिस्कस करेंगे कि आखिर उस समय के नेताओं जो थे, जैसे बात करें हमारे सबसे प्रिय और सबसे महान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी उस समय कानून बनाने वाले कमेटी के मेंबर थे, तो उस समय उन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया कि उसी समय यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने संविधान में डाल दिया जाए। तो इन सभी बातें पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का जब एक भाषण हो रहा था मध्य प्रदेश में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक भाषण में कहते हैं कि जिस प्रकार एक बड़े से परिवार में दो भाई जैसे हो गए, चार भाई के परिवार में यदि दो नियम नहीं हो सकते, तो एक पूरे देश में जो कि एक परिवार की तरह है, तो उसमें अलग नियम अलग कानून कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में है और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसके सपोर्ट में है। तो और ये भी बातें करेंगे कि इससे समुदाय जैसे रिलीजन्स हो गए, कास्ट हो गया, तो इस पे क्या इफेक्ट, धर्म, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे धर्म इसके सपोर्ट में है और बहुत सारे धर्म इसके अगेंस्ट भी है। बात करें यदि तो भारत में यानी अपने कंट्री में जो सेकंड माइनॉरिटी है और सेकंड मेजोरिटी जो है मुस्लिम समुदाय, तो उसके तरफ से इसका बहुत बड़ा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। तो बात करेंगे कि हम मुस्लिम लोगों की आखिर क्या परेशानी है और हिंदू लोगों के लिए क्या कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। इनका तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है महिलाओं पे, क्योंकि महिलाएं और पुरुष में जो असमानताएं हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने के बाद वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके बातें करते हैं। तो हमारा हेडिंग ही देख सकते हैं आप। है हमारा हेडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। और चलिए बात करते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के लॉ हैं, आखिर हमारा देश किन किन लॉ से ड्रिवन होता है, यानी हमारे देश को चलाने के लिए कितने प्रकार के लॉ हैं। तो लॉ मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल लॉ और पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ यदि बात करें तो सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लिए, सभी धर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ सेम ही होते हैं। चाहे एक हिंदू चोरी करे या एक मुस्लिम चोरी करे या एक ईसाई चोरी करे, सबके लिए क्रिमिनल लॉ बराबर है, सबको बराबर सजाएं मिलती है। लेकिन बात करें यदि पर्सनल लॉ की, तो पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों के हिसाब से बटा हुआ। जैसे हिंदू धर्मों के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी का अधिकार, इन ऐसे ही कानून बने हुए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1951 और 1952 में आया। और बात करें तो मुस्लिमों के लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि उन लोगों का कहना है कि ये कानून 1400 साल पुराना है, जो कि कुरान और मोहम्मद पैगंबर साहब के लेसन पे आधारित है। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे तो हमने देख लिया कि लॉ दो प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल लॉ और पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, पर्सनल लॉ धर्म के हिसाब से बटे हुए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो पर्सनल लॉ जितने भी धर्म के आधार पे बटा हुआ था सबको मर्ज करके एक लॉ बनाया जाएगा और वह सभी धर्मों के लिए मान्य होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया कहाँ से। हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या कहाँ की गई है। तो बात करें तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, इनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 to 51 से
ये जितने भी आर्टिकल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है दोस्तों? इसमें यह है कि संविधान निर्माताओं ने ये व्याख्या किया कि हम ये जिम्मेदारी राज्य और स्टेट्स को देते हैं। यहाँ राज्यों का मतलब देश से है। हम ये जिम्मेदारी राज्य को देते हैं कि आगे देश की शांति, संपदा और उसके विकास के कार्य को आगे बनाए रखे। तो ये हुआ डीपीएसपी का मतलब। डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी का सारा आर्टिकल है। और बात करें यदि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहाँ व्याख्या किया गया, तो आर्टिकल 44 जो है ये साफ साफ कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता आना चाहिए। ये देश को चलाने वाले नेताओं पे ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि वह आगे चल के भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करे। ये साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 44 में, भाग 4 आर्टिकल 44 में। तो हम बात करते हैं तो द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए personal or formulate and implement personal law which will apply uniformly to all citizens regard of their religions and gender। so ये कानून में अपना लिखा हुआ। तो पर्सनल लॉ की हमने बात करी, हिंदू पर्सनल लॉ, और मुस्लिम पर्सनल लॉ की हमने बात करी। हिंदू पर्सनल लॉ जो कि हिंदू पे लागू होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम पे लागू होता है। मेजरली हिंदू पर्सनल लॉ 4 प्रकार के होते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सो हमने ये 4 प्रकार के हिंदू पर्सनल लॉ की बात करी। सो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है कि ऑल मुस्लिम्स इन इंडिया आर गवर्न बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। शरीयत एक कानून है मुस्लिमों का जिससे ये लोग अपने धार्मिक समस्याओं का निवारण करते हैं। सो ये अप्लाइड होते हैं इंडिया में 1937 में, जो कि उस समय अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था भारत पे। दिस लॉ डील्स विद द मैरिज, सक्सेशंस, इनहेरिटेंस एंड चैरिट्स अमंग द मुस्लिम्स। सो इन सभी कामों के लिए मुस्लिम समुदाय में शरीयत को उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि क्यों उस समय संविधान निर्माताओं ने क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में इंक्लूड नहीं किया, क्यों उन्होंने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों बात करें तो उस समय जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ही देश 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, भारत और पाकिस्तान। उस समय यदि धार्मिक मुद्दों को फिर से लाया जाता तो फिर से कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दा भारत में तेज हो जाता और कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरपंथियों का उस समय खतरा था। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उस समय उसके दिमाग में यह आया कि इसे एक प्रोविज़न बना करके संविधान में डाल देते हैं, और जब भी देश में शांति स्थापित हो जाएगी तो उस समय के नेताओं और देश को चलाने वाले इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोविज़न, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविज़न संविधान में डाला गया। सो अब बात करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड डेट्स बैक टू कॉलोनियल इंडिया व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1835 starting the need of the uniform civil code in the confidence of India law retaining to crimes evidence and contract, especially recommending that the personal law of Hindus and Muslims be kept outside such as। so इसकी शुरुआत, यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत कॉलोनियल एरा में ही हो गया था। जब अंग्रेजों का रूल था इंडिया में तब उस समय 1835 में ही अंग्रेजों ने बोले कि व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस और क्राइम को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और बाकी जो पर्सनल लॉ होते हैं वो हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर उसे छोड़ दिया गया। तो बात करते हैं स्टैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस चला था 1985 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, साहबानो बेगम केस। इसमें क्या हुआ था कि इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में डायरेक्टली ये बताया गया है कि देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना जरूरी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन ये संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक डेडलाइन बन के रह गया है। देश के आज़ादी के इतने दिन के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी
उदासी जाहिर की थी। उसके बाद सरला मुदगल केस 1995 में भी सेम थिंग्स सुप्रीम कोर्ट फिर से दोहराते हैं कि आर्टिकल 44 का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। आखिर देश के राजनेताओं के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आती कि भारत में यानी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना जरूरी है। उसके बाद से इसकी मांगे उठने लगी। पब्लिक ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है और इसे लगाने की रुचि रखते हैं, तो क्यों न इसी को बोल दिया जाए कि महाराज यदि आप इतने इंटरेस्टेड है तो आप ही क्यों नहीं कानून बना देते हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, हम सिर्फ बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं या उसमें कोई त्रुटि हुई तो उसमें सुधार करवा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास नए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे कह के सुप्रीम कोर्ट ने पल्ले झाड़ लिए। तो उसके बाद जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो सत्ता में आने से पहले, इलेक्शन से पहले ही वो कमिटेड हो जाते हैं कि यदि मैं जीता, यदि हमारी सरकार आती है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो वो जैसे ये कश्मीर का जो स्पेशल एक्ट था और उसके बाद बोला कि कश्मीर का स्पेशल एक्ट को ख़त्म किया जाएगा, जैसे आर्टिकल 370 धारा 370। और बात करें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो ऐसे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पहले ही कमिटेड थे और इसीलिए उनके तरफ से जोर शोर से इम्प्लीमेंट कर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि बात करें तो इनके सपोर्टिव पार्टी की तो देश में कुछ पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र के पार्टी, तो ये सब सुनने में आया जाते हैं कि यदि हर किसी का मत लिया जाए तो हम इसका सपोर्ट करेंगे। वहीं बात करें तो विरोध में इसके कौन है, तो कांग्रेस, AIMIM और DMK और तृणमूल कांग्रेस, ये सभी पार्टियां इसके विरोध में है। तो बात करते हैं आखिर क्यों इसके विरोध में है, तो हम जान ही सकते हैं क्योंकि राजनीतिक में क्या होता है कि एक पार्टी यदि किसी को सपोर्ट करती है तो दूसरा उसका विरोध ही करता है, तो हम ये समझ सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो इनके बेनिफिट्स महिलाओं पे इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि महिलाओं की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट्स को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। मुस्लिम समुदायों में बात की जाए तो महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं दी गई है। पिता की संपत्ति में मुस्लिम समुदायों में लड़का और लड़की को बराबर प्रोविजंस नहीं है। और यदि यही बात करें तो हिंदू पर्सनल लॉ में तो पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्रियों का बराबर अधिकार है। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को आ जाने से मुस्लिम महिलाएं जो है उसका राइट्स बढ़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, मुस्लिम में जैसे है कि एक मुस्लिम तलाक कह के तलाक दे देते हैं, और यदि मैरिज की बात आई तो एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं। और यदि फिर से किसी डाइवोर्स दिए हुए पत्नी को फिर से साथ में लाना पड़े या फिर से शादी करना पड़ा तो उसके लिए मुस्लिम में अलग ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस है। तो ये सभी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। और हिंदू में तो कम ही देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं दिख जाते हैं कि वो एक से ज़्यादा शादी किए हुए हैं। तो ये पॉली मैरिज, तो इस पे कहीं ना कहीं बैन हो सकता है। और इतना ही नहीं, यदि बात करें तो नॉर्थ इंडिया तो ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया से भी इसके रेजिस्टेंस देखे जाते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में जितने भी हिंदू रहते हैं उसका कल्चर थोड़ा अलग है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि साउथ इंडिया में 10% ऑफ द गर्ल्स अपने पापा के साइड का जो कजन्स होता है उससे शादी करना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। और 10 से 15% ऑफ द गर्ल्स उसके माता के साइड का जो कजन्स होता है उससे शादी करना प्रेफर करता है। और 3 से 5% लड़कियां ऐसी होती है जो अंकल से शादी करती है। तो कहीं ना कहीं यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो इन सभी राज्यों से भी रेजिस्टेंस उठ सकता है। तो हमने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आया, और हमने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और हमने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के क्या नुकसान और देश में क्या क्या दूरगामी परिवर्तन हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम ऊपर आ सकते हैं। और यदि आप कोई नए वीडियो पे, नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर लेकर के आए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।